औरतों के तशद्दुद के वाक़यात के बारे में आप सब जानते हैं और इसकी शरह में दिन ब दिन इजाफ़ा भी होता चला है। मौजूदा सूरत हाल को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इसके इस तरह के वाक़यात के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका ज़्यादातर टारगेट ट्रांसजेंडर्स, औरतें और बच्चे हैं। पाकिस्तान का एक निजी इदारा जो कि औरतों के हकूक़ पर काम कर रहा है, 2004 से 2016 के शरह अगर हम देखें तो 4734 विमेन केसेस हैं जो कि जिनसी तशद्दुद का शिकार हैं। 15,000 से ज़्यादा ऑनर किलिंग के केसेस रजिस्टर हुए। इसके अलावा 1800 से ज़्यादा केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के थे और 5500 से ज़्यादा केसेस किडनैपिंग के थे। और इस मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की पेचीदगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे कि आपने वाक़या सुना होगा कराची लाहौर का या फिर शेखोपुरा का, जहाँ पे आपने जिनसी तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद की बर्बरियत के वाक़यात सुने और ये हम आए दिन सुनते चले जा रहे हैं। अगर हम दुनिया की स्टैटिस्टिक्स में देखें तो हर चौथी में 4 में से एक औरत किसी भी किस्म का जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो रही है। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म की सीरीज़ मेरा स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि हम जिनसी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं और 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स की राय भी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ क्योंकि मैं खुद एक नफ्सियाती लेवल पे काम कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर भी ज़्यादा बातचीत करूँगी और जो इस सीरीज़ का मेरा पहला जो टॉपिक है वो है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट सोर्स होता है वो होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड और ये जानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि गॉड फॉरबिड अगर इस तरह की सिचुएशन आप आस-पास किसी के साथ होते हुए देखें या खुदा न खास्ता खुद एक्सपीरियंस करें, तो आपको क्या करना चाहिए। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म भी एक ऐसा मुनासिब वक़्त है जिसमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने और ज़्यादा कोशिश की एंड आई होप कि आप इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे। इस सीरीज़ की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ इस दौरान शेयर करूँगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म क्या है, ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरह के अहम टॉपिक्स को और जो दुनिया में मनाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे मनाए जाते हैं, उनकी अफादियत का पता हो। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म दरअसल जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन है जो कि शुरू होती है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक और 10 दिसंबर जो है वो ह्यूमन राइट्स डे भी है। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म का आगाज़ फर्स्ट वुमेन्स ग्लोबल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ने शुरू किया 1991 में और इस कैंपेन को हर साल मनाया जाता है और इसकी कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर वुमेन्स ग्लोबल लीडरशिप करती है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इस कैंपेन को भी सेकंड किया, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसको सपोर्ट किया ताकि फिर इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की जाए और जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में आगाही फराहम की जाए। अब आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर जब 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म की बात होती है तो ऑरेंज कलर आपको नज़र आता है। तो ऑरेंज कलर क्या सिग्निफाई करता है? हर कलर का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मतलब होता है और ऑरेंज कलर का भी यही मकसद है जो कि आप 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म में अवेयरनेस रेज़िंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज कलर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बिल्डिंग्स, हाई स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स एंड एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि शो करती हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और एनहांस करना नॉलेज को। सो दैट्स व्हाई ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया जाता है इस कैंपेन में। अब 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म की एक बहुत अच्छा चार्ट मुझे मिला, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। जब इस कैंपेन को मनाया गया और पूछा गया मुख्तलिफ औरतों से, बच्चियों से, लड़कियों से कि 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके अंदर इस तरह के मैसेज आए कि आप अपना हक, राइट टू लिव, उसके अलावा अपनी इज़्ज़त और डिग्निटी को मेंटेन रखना, ये तमाम चीज़ें हर इंसान का हक है, ख्वाह वो जेंडर कोई सा भी हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई सा भी सिर्फ या जिन्स हो।
उससे कोई मकसद नहीं होता, बल्कि इंसानी हकूक़ बहुत अहम है। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म का मकसद भी यही है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को ख़त्म किया जाए और इसके बारे में मैक्सिमम आगाही फराहम की जाए। हर साल मुख्तलिफ डेज़ मनाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म भी इसी तरह की कैंपेन है। इस साल की जो थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और इसमें इक्वालिटी और इक्विटी का आंसर भी आता है कि हर इंसान को जीने का हक हो, उसको इज्जत से उसके साथ रहा जाए, उसकी इज्जत की जाए, डिग्निटी का हर एक का हक है। अब वर्नरेबिलिटी देखी जाए तो हर इंसान किसी ना किसी लेवल पे वर्नरेबल होता है, और हर एक की वर्नरेबिलिटी वेरी करती है। मिसाल के तौर पे बच्चे और बच्चियों को की अगर वर्नरेबिलिटी तो देखें तो वो जिनसी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्कूलिंग ना की जाए, पावर्टी के अंदर इसमें यूज़ किया जाता है बच्चों को। इसी तरह मेल्स में देखें तो करियर चेंज, ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस हेल्थ इश्यूज, पावर्टी लेवल, इन चीज़ों पे ज़्यादा वर्नरेबिलिटी होती है मेल्स में। और फीमेल्स की होती है ज़्यादातर सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, डिसेबिलिटी, रिलीजन, पावर्टी लेवल। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था, खास तौर पे इस पेंडेमिक की सिचुएशन में। बट मोर देन 20 years, 1 in 3 women still experience physical or sexual violence, mostly by an intimate partner. अब वर्नरेबिलिटी के अगर हम मुख्तलिफ आस्पेक्ट को देखें और डिटेल में देखें तो मैरिटल रिलेशनशिप के बाद जो जिनसी तशद्दुद किया जाता है उसमें उसकी शरह में भी इजाफा होता है, नज़र आता है। और जब आप अगर हदूद ऑर्डिनेंस देखें या मुख्तलिफ लॉज देखें पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंट हुए और अब जो उनमें अमेंडमेंट्स हुई, उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ों में भी बेहतरी आई है। पहले जो लॉज थे पाकिस्तान के उसमें कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, और अब उन डिस्क्रिपेंसीज को भी मॉडिफाई किया जा रहा है और किया भी जा रहा है। वैसे तो जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं उनकी, क्योंकि इसमें मिक्सचर भी आ जाता है, लेकिन जो मेनली इसकी टाइप्स हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की, वो है जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, नफ्सियाती तशद्दुद या जज्बाती तशद्दुद, और सोशो इकनॉमिक वायलेंस, यानी फाइनेंशियली सपोर्ट ना किया जाए और सोशो इकनॉमिकली जो है तशद्दुद किया जाए औरत पे या फिर किसी भी इंसान पे, वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। आप मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा जिसके अंदर मैंने शेयर किया है, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी, जिसमें मैंने बताया था कि पावर डायनामिक्स इसमें मैटर करते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस की पावर डायनामिक्स की है, जिसके पास पावर ज़्यादा हो वो लेस पावरफुल इंसान पे अपनी पावर इम्पोज करेगा। और 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म में हम ये भी चीज़ एडवोकेट करते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि पावर डायनामिक्स को एंड करने की ज़रूरत है। जहाँ पे पावर की इम्पोजिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, वो इनमें से चारों में से एक या फिर मिक्सचर ऑफ ऑल फोर टाइप्स ऑफ वायलेंस बनना शुरू हो जाता है, और इससे जो डोमिनेंट लेवल का बंदा है वो पावर इम्पोज करता है, रिसेसिव लेवल का जो बंदा है वो तशद्दुद का शिकार होता है। जब कोई इंसान किसी भी किस्म के तशद्दुद का शिकार होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो कांटेक्ट होता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट से होता है, और मैं कहूँगी कि लाइफ अप्रोच इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट को और लॉयर्स को अपनानी चाहिए जबकि वो बात कर रहे हों ऐसे इंसान से जो तशद्दुद का शिकार हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिसन क्लोजली विद एम्पैथी एंड विदाउट जजमेंट। इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है कि क्या नीड्स हैं उस इंसान के और क्या उसके बेसिक कंसर्न्स हैं, और इन चीज़ों को एम्पैथी के साथ सुनने की ज़रूरत है। वैलिडेट करें कि जो एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है विक्टिम के तरफ से वो ऑथेंटिक है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ऑफेंडर के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा हो वो वैसा ना हो, उसकी नौयत इतनी इंटेंस ना हो, या इन सम केसेस इट हैपन्स कि विक्टिम सही तरह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या फिर कभी कभार ये भी होता है कि विक्टिम ब्लेमिंग करके ऑफेंडर को अनड्यू वे में लॉफुली है अफेक्ट कर रहा होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनहांस की जाए विक्टिम्स की सेफ्टी की, ना सिर्फ विक्टिम्स की बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स की।
اور جو ان کی سپورٹ سسٹم میں انوالو لوگ جیسا ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، لائر. اس کے علاوہ سپورٹ اینڈ گائڈ دیم ٹو ایڈیشنل انفارمیشن سروسز اینڈ سوشل سپورٹ. بہت ساری ایسی ہیلپ لائنس ہیں، گورنمنٹ کی بھی بہت اچھی ہیلپ لائنس ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو جنسی تشدد، جسمانی تشدد یا پھر جس طرح کا بھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کو سپورٹ کرتی ہیں، جس میں لیگل، سائیکولوجیکل اینڈ میڈیکل لیول پہ سپورٹ کی جاتی ہے. بہت ساری ایسی ہیلپ لائنس ہیں جو ان تمام مراحل سے گزرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں لوگوں کو، اور سیفر زونس اینڈ سیفر پوائنٹس بتاتی ہیں. تو سپورٹ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے، اور سپورٹ نہ صرف وکٹمس کے لیے بلکہ عام انسانوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں سب کو پتا ہو، ریفرل سسٹم پتا ہو، کون سا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے، کس نوعیت کی سچویشن میں کس کو اور کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے. یہ چیزیں ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے. اور اس ویڈیو کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ آگاہی فراہم کی جائے کہ ایسے ہیلپ لائنس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور لاس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، آپ کو کیا کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کسی کو کسی وکٹم کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو صحیح طرح گائڈ کر سکیں. میں آپ کے ساتھ ایک لنک بھی شیئر کروں گی اپنی ویڈیو کا، جو کہ میں نے انٹرویو دیا تھا وائس آف امریکہ میں، جس میں نے تمام طریقہ کار بتائے تھے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ جنسی یا جسمانی تشدد کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. اب ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ ساتھ، اور ہم اگر کرنٹ پینڈیمک سچویشن میں دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم انفارمیشن شیئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں اس کی آتھینٹسٹی کو، ریفرل سسٹم کو اسٹیبلش کریں، اور فائنڈ آؤٹ واٹ سروائیورز آف وائلنس نیڈ اینڈ ہاؤ بیسٹ ٹو ریچ دیم سیفلی. یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی سیفٹی کو بھی دیکھیں جب آپ کسی سروائیور یا وکٹم کی سپورٹ کر رہے ہوں، کیونکہ اس میں آپ بھی ایٹ رسک آ جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی سیفٹی بھی دیکھنی ہے. Silence allow violence. Speak out and help women who experience violence.